हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वन डे और डे वन इट्स योर डिसीजन। यानी कि एक दिन में ऐसा करूंगा, ठीक है, एक दिन में ऐसा करूंगा। वो क्या है, आप टाल रहे हैं कि किसी ना किसी दिन में करूंगा। आप उस एक दिन जब आपने करना उसको आज डे वन बनाना ना, कि आज से मैंने ये, आज मेरा फर्स्ट डे था, आज से मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो डिसीजन आपका है, आप या तो टालते रहना चाहते हैं या एक्शन लेके आज से ही शुरुआत करना चाहते हैं। चॉइस पूरी आपकी है, उसी के ऊपर आपका भविष्य डिपेंड करेगा, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। हम अपना डे वन स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज का एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। ड्राइवर्स स्ट्राइक इज अ टेस्ट फॉर सिवियरिटी ऑफ हिट एंड रन क्लॉज इन न्यू पेनल कोड। आपको पता है हिंदुस्तान में आईपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता बनाई जा रही है। फिर जो और जुडिशियल कुछ सिस्टम्स हैं उनको हटा के कुछ नए चेंजेस लाए गए हैं। तो उसी में एक नया जो इंडियन पेनल कोड को हटा के, आईपीसी को हटा के, आईपीएस लिख दिया, आईपीसी को हटा के जो भारतीय न्याय संहिता बनाई जा रही है उसके अंतर्गत हिट एंड रन केसेस का जो क्लॉज है उसकी सिवियरिटी यानी कि गंभीरता का अभी प्रशिक्षण चल रहा है। कैसे? जो ड्राइवर्स ने स्ट्राइक किया हुआ है, आपको देश भर में पेट्रोल की किल्लत देखने मिल रही होगी, है ना। स्कूटी व्हीकल कुछ भी चलाते होंगे, टू व्हीलर फोर व्हीलर अगर आप चलाते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि तेल के लिए कैसे मोहताज होना पड़ रहा है हमें। तो वो जो ये जो ड्राइवर्स की स्ट्राइक है, इससे जांच पड़ताल हो जाएगी कि ये जो हिट एंड रन क्लॉज है कितना गंभीर है, कितना सीवियर है। The provision in the Bharatiya Nyaya Samhita that treats hit and run accident cases as an aggravated form of the offense of causing death by rashness or negligence। बोल रहे हैं कि ये जो प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंदर में, जिसके तहत हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस को वो एग्रीवेटेड फॉर्म यानी कि बहुत ही गंभीर फॉर्म ऑफ ऑफेंस लेगी ऑफ कॉजिंग डेथ बाय रैशनेस और नेग्लिजेंस, की जानबूझ के जैसे होता है ना कि नेग्लिजेंस की वजह से, रैशनेस मतलब स्पीड अप करने की वजह से और नेग्लिजेंस की वजह से ये डेथ कॉज की गई है। विल बी द फर्स्ट इन द न्यू येट टू बी इम्प्लीमेंटेड कोड टू बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर इट्स सिवियरिटी। तो ये जो पूरा क्लॉज है ये पहला क्लॉज है। अभी आपको पता है बीएनएस लागू नहीं हुआ है, ये भी इम्प्लीमेंट होना है। तो इस बीएनएस के लागू होने के अंदर अभी तो बहुत सारे क्लॉज निकल कर आएंगे, हमें अभी पहला क्लॉज सामने आया है जिसकी गंभीरता अब जांच के घेरे में खड़ी हो गई है, जांची जा रही है। With truck drivers worried about the implications of section 106 of the BNS abstaining from work, बोल रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर्स को ये डर है कि ये जो सेक्शन 106 है बीएनएस का, ये उनके काम में बाधा डाल देगा, उनको काम करने से रोकने पे मजबूर कर देगा। The government has promised to bring it into play only after consultations with the All India Motor Transport Congress। तो सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो इसको तभी इम्प्लीमेंट करेंगे जब एक बार वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ में इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जो भी फेरबदल होगा उसके बारे में बातचीत करके उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये भरोसा गवर्नमेंट ने दिलाया है। However, with the transporters body taking the stand that the strike was primarily resorted to by the drivers, बोल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टर का जो संघ है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वाला जो संघ है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ड्राइवर्स ने करी है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। और खासतौर पे उन ड्राइवर्स ने who feared additional criminal liability, जिनको इस क्रिमिनल लाइबिलिटी का डर है कि उनके ऊपर ये कुछ बाधाएं आ जाएंगी, जिम्मेदारी आ जाएगी, उस चीज का डर है, केवल उन्होंने ही इसके ऊपर स्ट्राइक किया है। The issue will require tactful handling। तो बोल रहे हैं कि ये जो पूरा मसला है इसमें बहुत ही हमें गंभीरता से, बहुत ही स्किलफुली हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि कुछ बयानबाजी हम देते रहें और उससे मसला और बिगड़ जाए।
it has now become an issue that concerns transport workers than those running the business of transportation. तो बोल रहे हैं इस वजह से, अब क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया, ट्रांसपोर्टर्स ने बोल दिया, उनकी यूनियन ने, कि भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ड्राइवर्स ने किया है, तो अब ये पूरा का पूरा मसला जो है कंसर्न किसको कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं उनको कंसर्न कर रहा है, रादर देन जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस चला रहे हैं ना, जिनका ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन चलाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उन लोगों के ऊपर इसकी गंभीरता नहीं आ रही, उन लोगों के ऊपर इसकी पेचीदगी नहीं आ रही। पेचीदगी जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जैसे ड्राइवर्स हो गया, को ड्राइवर्स हो गया, उनके ऊपर आ रही है। It may appear that a strike against a law that makes penal provisions concerning hit and run accidents more stringent is unjustified. बोल रहे ऐसा लग सकता है कि एक आप लॉ, एक पेनल प्रोविजन है, एक लॉ बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत पेनल प्रोविजंस बनाए जाते हैं, प्रावधान बनाए जाते हैं सजा के, उस लॉ के अंदर एक हिट एंड रन एक्सीडेंट्स वाला एक पहलू है, उसको कठोर बनाने के पीछे आप स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको कठोर बनाने के अगेंस्ट में आप स्ट्राइक कर रहे हैं। ये बड़ा ही ऐसा लग सकता है कि ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, अनजस्टिफाइड है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। खास तौर पे अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें, बिकमिंग अ लीडिंग सोर्स ऑफ फैटलिटीज इन द कंट्री, खास तौर पे तब जब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो डेथ है वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। However, it has also drawn attention to the question whether there was a case for increasing the jail term for accidents. लेकिन इसने क्या है, एक और क्वेश्चन की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करा है कि क्या जेल की जो सजा का प्रावधान है उसको बढ़ाना फ्रॉम 2 years to 5 years इन ऑल केसेस, सभी केसेस में 2 साल से सजा बढ़ा दी गई है, 5 साल की कर दी गई है, एंड टू 10 इन द केस ऑफ फेलियर, और 10 साल की सजा कर दी गई है अगर कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करता है अथॉरिटीज को, तो उस केस में। तो बोल रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये करना जायज है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। सेक्शन 106 ऑफ द बीएनएस विल रिप्लेस सेक्शन 304A ऑफ द आईपीसी। अब ये जो सेक्शन है, इसका प्रावधान है 106 जो है बीएनएस के अंदर, वो आईपीसी का जो सेक्शन 304A है उसकी जगह पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, which punish the causing of death by a rash and negligent act that does not amount to culpable homicide। जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, जो सेक्शन 304 है आईपीसी का, उसके अंतर्गत जो इस रैश यानी कि स्पीड और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जानबूझ के की जाने वाली हत्या के अंदर में नहीं लाया जाता था। ये उस प्रावधान को रिप्लेस करेगा 106 जो है। द एग्जिस्टिंग सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर अ 2 year जेल टर्म। तो उसी बेसिस पे जो एग्जिस्टिंग अभी का जो आईपीसी 304A है उसमें 2 साल का सजा का प्रावधान है। देयर आर 3 components टू सेक्शन 106। अब वही जो नया बीएनएस का सेक्शन 106 लागू होगा उसके अंदर 3 components हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, इट प्रिस्क्राइब्स अ प्रिजन टर्म ऑफ अप टू 5 years बिसाइड्स अ फाइन। बोल रहे हैं इसके अंदर पहला प्रावधान तो ये है कि एक फाइन दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त 5 साल तक की सजा होगी फॉर कॉजिंग डेथ ड्यू टू रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, कि अगर किसी की स्पीड अप करने की वजह से और नेग्लिजेंस की वजह से यानी कि अनदेखा करने की वजह से कुछ डेथ हो जाती है तो उसमें 5 साल की सजा और जुर्माना है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स फॉर रिड्यूस्ड क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स ऑफ 2 years इन जेल। और अगर इफ डेथ अकर्ड इन द कोर्स ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, अगर वहीं पे मेडिकल प्रोसीजर के दौरान में डेथ हो जाती है तो जो पहले प्रावधान था उसमें जो डॉक्टर होगा उसको सजा ज्यादा थी, ठीक है। अब क्या हो गया कि अगर मेडिकल प्रोसीजर के दौरान में डेथ हो जाती है तो डॉक्टर की, रजिस्टर्ड डॉक्टर की जो सजा है वो 2 साल तक के लिए कम कर दी गई, यानी कि अब उनको केवल 2 साल की सजा होगी जिस डॉक्टर के अंतर्गत में अगर ये डेथ हो जाती है तो। द सेकेंड क्लॉज कंसर्न्स रोड एक्सीडेंट्स इन विच इफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident। बोल रहे हैं दूसरा क्लॉज ये है, दूसरा प्रावधान ये है कि कोई भी रोड एक्सीडेंट जिसके अंदर में किसी व्यक्ति द्वारा हिट एंड रन केस में अगर वो इन्वॉल्व है, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में वो इन्वॉल्व है, वो उस जगह से भाग जाता है बिना पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को हादसा होने के इमीडिएट बाद इन्फॉर्म किए बिना भाग जाता है, द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 10 years एंड अ फाइन। तो उसको 10 साल की सजा और जुर्माना होगा।
ड्राइवर्स फ्ली एन एक्सीडेंट सीन आउट ऑफ फियर ऑफ लिंचिंग। अब होता क्या है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, एक्सीडेंट अगर कहीं सुनसान इलाके हुआ तो वो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं पे हुआ तो ड्राइवर को क्या डर होता है कि अब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, ये लोग मेरे को मारेंगे, है ना। तो क्या होता है, ड्राइवर्स उस चक्कर में, उस डर की वजह से भाग जाते हैं। In such cases, the authorities seem to believe that such drivers can move away from the scene of crime and then report to police. तो ऐसे केसेस में अथॉरिटीज ये मान रही हैं कि ड्राइवर्स क्या करेंगे कि वो सीन से तो चले जाए, सीन से दूर हो जाए, ठीक है, वहां से तो चले गए, लेकिन आगे जाके वो पुलिस को रिपोर्ट कर दे कि भाई मेरे से ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गए। बट पता नहीं है ना हमें कि उस ड्राइवर की क्या मेंटालिटी होगी, वो कितना डरा हुआ होगा, डरा भी होगा, उसने बिना सोचे समझे, उसको पता ही नहीं है कि वो सोच रहा है मैंने गाय को टक्कर मारी, हो सकता है किसी बंदे को टक्कर मार दी, है ना, तो नहीं पता चलता। तो अब इसका कैसे वो प्रावधान निकालते हैं, ये उनके ऊपर, आगे देखते हैं क्या समझ में आता है, आगे नया निकल कर आता है। The term hit and run is one in which the offending vehicle is not identified. बोल रहे ये जो टर्म है hit and run, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब टक्कर मार के भागने वाला जो व्हीकल है वो अनआइडेंटिफाइड हो, यानी कि उसकी पहचान ना हो सकी हो। It must be emphasized that once the person causing a fatal accident is identified, the onus of the police to prove culpability for rashness or negligence remains the same. बोल रहे हैं ये भी जोर देना चाहिए कि एक बार अगर वो व्यक्ति जिसकी वजह से ये जानलेवा हमला हुआ है, घातक हमला हुआ है, उसको एक बार पहचान लिया जाता है, तो उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि ये साबित कर दें कि ये बंदा जो है रैश ड्राइविंग कर रहा था या इसने नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी है, या यही वो बंदा है जिसने हिट एंड रन में उसमें शामिल था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो होती है वो पुलिस की होती है, और ये आईपीसी 307 में भी यही थी, 304A में भी यही थी, और सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस उसमें भी यही है, सेम है। Given that many accidents are caused due to poor road conditions too, a relevant question is whether the law should focus, बोल रहे हैं ये देखते हुए कि बहुत सारे जो हादसे होते हैं वो खराब रोड कंडीशंस की वजह से भी होते हैं, तो एक बहुत ही रेलेवेंट, इससे मिलता जुलता, इससे तर्क रखता हुआ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या द लॉ शुड फोकस ऑन रेजिंग प्रेजेंट टर्म्स, की क्या ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिनका मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रिजन की यानी कि जेल की सजा बढ़ाना है, या और ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट प्रिवेंशन पॉलिसी पैकेज, या फिर हम एक व्यापक फुल पैकेज बनाए एक्सीडेंट प्रिवेंशन पॉलिसी का, कवरिंग इम्प्रिजनमेंट, कॉम्पनसेशन एंड सेफ्टी, जिसके अंदर में इम्प्रिजनमेंट भी शामिल हो, कॉम्पनसेशन अगर किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से तो उसमें कॉम्पनसेशन भी शामिल हो, और रोड सेफ्टी भी शामिल हो, जो हम बोले ना पुअर रोड कंडीशंस की वजह से होते हैं तो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड भी शामिल हो। अगर बताओ खराब रोड की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है ना, रोड पे जगह जगह गड्ढे हैं उस वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी, रोड सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि क्या ये लॉ बनाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि कितने साल की सजा होनी चाहिए, या फिर हम एक ऐसा व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाए जिसके अंदर सारी चीजें, इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा का प्रावधान, कंपनसेशन यानी कि जुर्माना, और सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, ये तीनों मापदंड कवर हो। What is the primary reason for the drivers strike concerning section 106 of the भारतीय न्याय संहिता? बोल रहे हैं जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 को लेकर ड्राइवर का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनकी स्ट्राइक चल रही है, उसका मुख्य कंसर्न क्या है, चलिए देखते हैं। फियर ऑफ इंक्रीज्ड फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर हिट एंड रन एक्सीडेंट, की उनको डर है कि इंक्रीज्ड यानी कि फाइन्स जो है, जुर्माना जो है वो बढ़ा दिया गया है, और सजा, जेल की सजा का प्रावधान जो है वो भी टर्म बढ़ा दिया गया है हिट एंड रन केसेस में, इस चीज से वो डर रहे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑपोजिशन टू गवर्नमेंट्स डिसीजन टू कंसल्ट विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, कि वो इस बात का विद्रोह कर रहे हैं कि सरकार ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से क्यों विचार विमर्श कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना, इससे तो थोड़ा शांत हो सकता है मसला।
कंसर्न ओवर द रिडक्शन ऑफ जेल टर्म, तो जेल टर्म तो रिड्यूस हुई नहीं है फॉर अच्छा रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स इन एक्सीडेंट केसेस। वो बोल रहे हैं कि ड्राइवर्स इस बात से गुस्सा है कि आपने डॉक्टरों की तो जेल की सजा का प्रावधान कम कर दिया, तो ऐसा नहीं है। डिसएग्रीमेंट विद द पॉलिसी ऑफ पेनलाइजिंग ड्राइवर्स फॉर पुअर रोड कंडीशंस, कि वो इस बात से गुस्सा है, डिसएग्री करते हैं, मतभेद है कि भाई आपने खराब रोड की कंडीशंस के लिए ड्राइवरों को पनिश करना शुरू कर दिया, उनको पेनलाइज करना शुरू कर दिया, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा, तो ये इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What distinguishes section 106 of the BNS from section 304A of the IPC? बोल रहे इन दोनों के अंतर में क्या इन दोनों सेक्शंस में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 106 ऑफर्स रिड्यूस जेल टर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ये इनकरेक्ट है, रिड्यूस नहीं हुई है जेल टर्म, बढ़ा दी गई है। सेक्शन 106 इंक्लूड्स अ प्रोविजन फॉर अ फाइन इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट, ये भी गलत है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट उसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी है। सेक्शन 106 एक्सक्लूसिवली फोकसेस ऑन मेडिकल माल प्रैक्टिस लीडिंग टू डेथ, ये भी इनकरेक्ट है, वो केवल और केवल मेडिकल माल प्रैक्टिस, इल प्रैक्टिस के ऊपर डेथ की, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, उसके ऊपर आधारित नहीं है। सेक्शन 106 एक्सटेंड्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years फ्रॉम फेलियर टू रिपोर्ट एक्सीडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आपने एक्सीडेंट की सूचना नहीं दी तो आपको 10 साल की सजा हो जाएगी, और जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आईपीसी 304A में नहीं था। What is the tone of the passage? तो जाहिर सी बात है टोन जो है काफी न्यूट्रल है, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल ये जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं पूरा इसका डिटेल बताई है, इन डिटेल चर्चा करी है, एनालिटिकल है, ठीक है। उनने इस सेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, सो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, न्यूट्रल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage discussing section 106 of the भारतीय न्याय संहिता? तो मेन थीम क्या है इस पैसेज की, जो कि सेक्शन 106 डिस्कस कर रहा है बीएनएस का? द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक, इनकरेक्ट है। अभी तो हमने उनकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर तो चर्चा करी नहीं, आपको पता चल ही रहा होगा, पेट्रोल से तो आप पता अंदाजा लग ही रहा है कि कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है, और अगर ये ट्रक हड़तालें और चलती रही तो और चीजों की सप्लाईज भी रुक जाएंगी। द एथिकल कंसिडरेशंस इन मेडिकल नेग्लिजेंस, कि मेडिकल नेग्लिजेंस में क्या क्या एथिकल यानी कि सही गलत का जो एक मापदंड होता है ना, वो क्या क्या चीजें कंसिडर की जा रही हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस का तो केस ही नहीं है। द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, all of the following are true about section 106 of the BNS except that, कि इनमें से सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एक को छोड़ के। It replaces section 304A of the IPC, कि ये 304A IPC का उसको रिप्लेस करेगा, जो कि करेक्ट है। Which dealt with death caused by rash and negligent acts, बिल्कुल करेक्ट है। It specifically reduces criminal liability for registered medical doctors in cases of death during medical procedures, बिल्कुल करेक्ट है कि उनकी criminal liability जो है वो घटा दी गई है, उनको केवल 2 साल की सजा का प्रावधान दिया जा रहा है। It mandates a prison term of up to 10 years for causing death due to rash or negligent acts, तो prison term जो है वो 10 साल की नहीं है, चाहे कोई भी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का केस हो, हिट एंड रन का केस हो, उसमें प्रिजन टर्म 5 years की है। 10 years की प्रिजन टर्म केवल उन केसेस में है अगर किसी के द्वारा एक्सीडेंट हुआ और उसने मजिस्ट्रेट को या पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं किया तो, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। It aims to reduce the issue of drivers fleeing the scene of the accident, इसका मुख्य उद्देश्य कि ड्राइवर्स जो है उस सीन से बच के भाग ना जाए, ये है, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए तो वो 10 साल की सजा का प्रावधान बनाया ना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Given below are 4 jumbled sentences, ठीक है, पैरा जंबल का क्वेश्चन है। When we can't laugh at the same joke again, why should we cry over the same problems? बोल रहे हैं कि अगर हम एक ही जोक के ऊपर दोबारा हंस नहीं सकते तो हम एक ही परेशानी के ऊपर बार बार क्यों रोते रहते हैं। अब हमें नहीं पता ये किस कंटेक्स्ट में बात करी है ना। चलिए आगे देखते हैं। वन डे ही टोल्ड देम अ जोक, एक दिन उसने उनको एक जोक सुनाया। अब उसने ही कौन है, तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज ही एक प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पे यूज हुआ होगा, और नाउन अभी हमें ना इस स्टेटमेंट में पता है ना इस स्टेटमेंट में पता है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता,
यानी कि बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। People came to a wise man to complain about the same problems every time। बोल रहे हैं कि लोग आते थे एक वाइज मैन के, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति के पास में लोग आते थे और वो एक ही परेशानी को बार बार उसके पास आके बताते रहते थे। When he repeated the joke twice, जब उसने दोबारा से वो जोक बताया, nobody laughed anymore, तो कोई भी दोबारा से हंसा नहीं। तो अब देखो कि बहुत सारे लोग एक वाइस मैन के पास आते थे रोज अपनी परेशानियां, सेम परेशानियां बताने के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ही इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस वाइज मैन के लिए किया जा रहा है। डी स्टेटमेंट में ही इस्तेमाल किया रहे हैं कि डी भी फर्स्ट नहीं होगा, सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि फिर उसने क्या किया, एक दिन उसने एक जोक सुनाया और सब लोग बहुत जोर से हंसे, ये हो गया सेकंड। लेकिन फिर उसने वही जोक दोबारा सुनाया पर कोई भी नहीं हंसा, थर्ड। तो इसी से उसने लोगों को समझाया कि जब हम एक जोक के ऊपर दो बार नहीं हंस सकते तो हम एक परेशानी के ऊपर बार बार क्यों रोते रहते हैं। तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। सो सी बी डी ए हमारा अरेंजमेंट है, सी बी डी ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। लग्जरी, लग्जरी का मतलब क्या होता है, आलिशान, बहुत ही शाही। सो लग्जरी, ऑप्शन ए के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। लग्जरी इनकरेक्ट है, यू आएगा, जी नहीं आता, जेड नहीं आता, एक्स आता है, ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अडेप्ट, अडेप्ट का हमें सिनोनिम चाहिए। तो अडेप्ट का मतलब होता है कोई बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही निपुण कोई व्यक्ति। स्किल्ड, स्किल्ड बिल्कुल करेक्ट है, जिसके अंदर बहुत कौशल हो। काइंड हार्टेड मतलब बहुत नर्म दिल वाला, दयालु। अलोन अकेला, अननोन अज्ञात। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्किल्ड इज करेक्ट। The market which has remained clogged with vehicles was all clear for pedestrian। बोले वो मार्केट जो हमेशा भरा रहता था व्हीकल से, वो अब चलने वाले राहगीरों के लिए बिल्कुल खुला था। The road has even been marked with stripes demarcating space for hawkers। रोड, उस रोड के ऊपर, यहां तक कि उस रोड के ऊपर स्ट्राइप्स भी, धारियां भी बना दी गई थी, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये जो स्थान है वो हॉकर्स के लिए। हॉकर्स कौन होते हैं, जो रेडी वगैरह वाले होते हैं ना, जो नीचे अपना बिछौना लगा के अपनी मार्केट लगाते हैं और फिर वहां से आवाज दे के बुला रहे होते हैं कि आ जाओ आ जाओ, 5 रुपए का, ये 10 रुपए का, वैसी चीजें, वो होते हैं हॉकर्स। इट इज ऑल्सो लाइंड विद ब्यूटिफुल पॉटेड प्लांट्स टू गिव इट अ ग्रीन लुक। वहां पे बहुत सारे खूबसूरत प्लांट के पौधे भी लगाए गए थे जो कि उसको ग्रीन सा भी लुक दे रहे थे। अब ये सारी किसी एक जगह की बात हो रही है, तीनों स्टेटमेंट्स जो है ए बी सी, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं जिसका हमें पता नहीं चला है। Visitors to the busy Karol Bagh market in Delhi were in for a surprise। बोल रहे हैं जो भी विजिटर्स करोल बाग की बिजी मार्केट में जाते थे, जो कि नई दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, वो वहां पे जाके एकदम सरप्राइज रह गए, भौंचक्के रह गए। तो हमें पता चल गया कि ये द मार्केट जो बोला जा रहा है, द रोड जो बोला जा रहा है, और ये इट इज ऑल्सो पॉटेड, ये सारे जो टर्म्स हैं ये इस करोल बाग की मार्केट के लिए बोले जा रहे हैं। तो डी हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में डी फर्स्ट स्टेटमेंट है, बी में फर्स्ट स्टेटमेंट है, सी और डी को हटा दो, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा कि क्या, क्यों एक्साइटेड, क्यों भौंचक्के रह गए, क्यों सरप्राइज रह गए, क्योंकि ये जो मार्केट जो कि हमेशा खचाखच व्हीकल से भरी रहती थी, वो आज चलने वाले लोगों के लिए बिल्कुल साफ थी। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया कि यहां तक कि वहां के जो रोड्स थे वहां पे धारियां बना दी गई थी हॉकर्स के लिए, जगह के निशान पे तौर पे। और फोर्थ पॉइंट हो गया कि वहां पे गमलेदार पौधे भी रखे गए, पौधेदार गमले भी रखे गए थे, जिससे कि थोड़ा हरा लुक मिले। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अ डेफ ईयर टू ऑल आर रिक्वेस्ट, कि हमारी सारी परेशानियों के लिए वो कान में उंगली डाल के बैठ गए थे। तो कान में उंगली डाल के बैठना मतलब वो अनसुना कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। एक्नॉलेज मतलब मानना कि हाँ आपकी परेशानी है, हम मानते हैं आपकी परेशानी है, ठीक है। नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर करना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेप्ट मतलब मान लेना। प्रेजेंटेड मतलब किसी को देना, किसी को दर्शाना। तो यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। ही
रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम ही सॉ द एलिफेंट, वो याद कर रहा था जब पहली बार उसने एलिफेंट देखा था. दिस वॉज इन 2007 एट अ डैश कॉल्ड थानी पाराई. जब एट इस्तेमाल होता है तो एट किसी जगह के साथ में इस्तेमाल होता है. किसके साथ में? जगह के साथ में. एट अ प्लेस कॉल्ड थानी पाराई. चिन्ना थाम्बी वॉज डैश वाटर ऑन हिमसेल्फ एट वाटर बॉडी. बोल रहे हैं वो पानी के जल स्रोत के पास में. चिन्ना थाम्बी कोई एलिफेंट हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है. वो अपने ऊपर क्या कर रहा था? पानी या तो डाल रहा था. पॉरिंग वाटर, वॉज पॉरिंग वाटर ऑन हिमसेल्फ हो सकता है. वॉज स्प्लैशिंग वाटर ऑन हिमसेल्फ हो सकता है. वॉज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हिमसेल्फ हो सकता है. बट वो पानी के साथ में कुछ कर रहा था. द डैश वॉज ग्रीन. अब ये पानी की बात करें कि वो पानी जो था वो हरा था. नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक. अब वुड ड्रिंक से हमें पता चल गया कि जाहिर तौर पर पानी की बात की जा रही कि वो पानी हरा था. ऐसा पानी नहीं था जिसको आमतौर पर हम लोग पी सके. सेज अब्राहम. ये कहा किसने? अब्राहम ने. आफ्टर अ नाइस शावर द एलिफेंट वॉक्ड डैश टू अ रॉक. बोल रहे हैं अच्छा भला नहा लेने के बाद में वो एलिफेंट जो है एक पत्थर के पास गया. लिफ्टेड, उसने उसको उठाया. एंड ड्रैंक फ्रॉम अ डैश अंडर इट. और उसके नीचे कुछ था जिसमें से उसने पानी लिया. तो आप अगर पता हो कई सारे इलाकों में, देश भर में अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे पानी के ना स्प्रिंग्स होते हैं जहां पे पानी अपने आप जमीन के अंदर से फूटता है. और वो बहुत फ्रेश और मीठा पानी होता है, बहुत ही टेस्टी पानी होता है. ही रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम ही सॉ द एलिफेंट. This was in 2007 at a dash called Thani Parai, at a place, shop, street या market. तो at a place called Thani Parai. चिन्ना थाम्बी was dash water on himself, was raining. बारिश करा था पानी के अपने ऊपर. wetting, गीला करा था पानी अपने ऊपर. sprinkling, sprinkling मतलब छिड़क रहा था. तो एलिफेंट जब अपनी सूंड से अपने ऊपर पानी डालते हैं तो वो स्प्रिंकल ही होता है. स्पार्कल मतलब चमका रहा था पानी. तो पानी चमकाते नहीं है, पानी स्प्रिंकल करते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द डैश वॉज ग्रीन, द लीफ वॉज ग्रीन, फ्लावर वॉज ग्रीन, मिल्क वॉज ग्रीन. हम बात करें पानी की. सो द वॉटर वॉज ग्रीन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आफ्टर अ नाइस शावर द एलिफेंट वॉक्ड डैश टू. अब टू इस्तेमाल हो रहा है तो टू किसके साथ? बिहाइंड टू अ रॉक नहीं होगा. रॉक के पीछे बिहाइंड द रॉक होता है, बिहाइंड टू अ रॉक नहीं होता. अबव टू अ रॉक, अबव टू अ रॉक नहीं होता. नियर टू अ रॉक नहीं होता. ओवर टू अ रॉक यानी कि वहां पे चल के गया, वो वहां तक चल के गया, उस पत्थर के पास गया. सो ओवर टू अ रॉक. ऑप्शन बी इज करेक्ट. लिफ्टेड इट एंड ड्रैंक फ्रॉम अ डैश अंडर इट. टैंक, उसके पत्थर के नीचे एक टैंक बना था, उससे उसने पानी पिया. टैप बना था. अब देखो हम एक जंगल के इलाके की बात कर रहे हैं. जंगली इलाके में उसने उस हाथी को देखा था तो वहां पे टैंक और टैप नहीं होगा. और पत्थर के नीचे टैप तो हो भी नहीं सकता. तो स्प्रिंग और पॉन्ड हो सकता है. अब पॉन्ड होता है बहुत बड़ा सारा, तो एक पत्थर के नीचे वो पॉन्ड नहीं आ सकता कि उसने पत्थर उठाया और नीचे से पॉन्ड निकल गया. स्प्रिंग होती है छोटी सी जगह, बिल्कुल छोटी सी, उसके अंदर थोड़ी सी जगह में पानी निकल रहा होता है, फ्रेश वाटर. ठीक है, तो वो होता है स्प्रिंग. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. रिपीटिशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. एग्रेवेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश बिल्कुल करेक्ट है. रिपीट मतलब रिपीट करना, बार बार दोहराना किसी चीज को. एग्रेवेट मतलब बढ़ा देना. अकॉम्प्लिश मतलब कुछ अचीव कर लेना. और हाइटन बढ़ा चढ़ा के बताना. सो अकॉम्प्लिश की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है. इनिशिएट, इनिशिएट मतलब किसी चीज की शुरुआत करना. तो अब इसका हमें क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए. साइन, साइन मतलब इशारा. स्लो धीमा. स्टार्ट शुरुआत. शो दिखाना. तो ऑप्शन सी स्टार्ट इज करेक्ट. बाय whom वर यू टॉट मैथमेटिक्स, कि आपको मैथमेटिक्स किसके द्वारा पढ़ाई गई. तो whom का क्या बन जाएगा? who taught you mathematics. who taught you mathematics. ऑप्शन ए इज करेक्ट. When we went to the cinema yesterday, the film had already started. Start, तो हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस यहाँ पे यूज करना है. तो जैसे कि मैंने बाय मिस्टेक बोल ही दिया कि जब हम वहां पहुंचे तो उस टाइम की बात कर रहे हैं. जब आप वहां पे पहुंचे तो फिल्म, फिल्म के साथ में वॉज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल नहीं है, फिल्म सिंगुलर है. वॉज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचे तो फिल्म हैड, उस टाइम पे वो फिल्म शुरू हो चुकी थी. ठीक है, तो फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. ऑप्शन बी इज करेक्ट.
प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक कोई चीज का चलना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रिवेंट मतलब किसी चीज से बचाना, शॉर्टन मतलब थोड़े समय के लिए, अलाउ मतलब किसी चीज की परमिशन दे देना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो प्रोलॉन्ग मतलब लंबा समय, शॉर्टन मतलब थोड़े समय। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, कोई ऐसी चीज जो आपसे पढ़ी नहीं जा रही, जैसे सपोज करो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि गंदी है, बेकार है, दिख नहीं रही। इलेजिबल मतलब पढ़ी नहीं जा सक रही, पढ़ने में आप उसको सक्षम नहीं है। अनसीन मतलब जो दिखा ना हो। एलिजिबल क्या होता है कि आपकी पात्रता डिसाइड होती है, ठीक है, कि आप इस काम को करने के लिए सक्षम हैं, आप एलिजिबल हैं। और इलेजिबल यानी कि जो पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Following detailed deliberations, the meeting has been dashed till next week. तो बारीकी से जांच करने के बाद में, सोच विचार करने के बाद में, वो मीटिंग जो है अगले हफ्ते तक के लिए, अब अगले हफ्ते तक के लिए आप प्रपोज नहीं करेंगे, आप रिव्यू नहीं करेंगे, आप कैंसिल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? एडजर्न करेंगे या पोस्टपोन करेंगे। सो स्थगित कर दी गई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Having just taken a heavy lunch, she was not ready to have any fruit. तो यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। तो जब आप बात करें हैविंग जस्ट मतलब अभी अभी, तो टेकिंग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा। हैविंग जस्ट टेकन अ हैवी लंच, कि मैंने अभी अभी भारी लंच किया है, तो इसलिए वो और कुछ फ्रूट्स खाने को तैयार नहीं थी। कोई व्यक्ति की बात करें कि उसने क्योंकि उसी टाइम लंच किया था, तो वो और फ्रूट्स खाने को तैयार नहीं थी। हैविंग जस्ट टेकिंग की बजाय क्या आएगा? टेकिंग अ हैवी की बजाय क्या आएगा? टेकन। क्या आएगा? टेकन अ हैवी लंच, शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। हिमा दास द रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटिंग, रेनिंग मतलब करंट में जो भी चल रहे हैं, हिमा दास जो करंट में दुनिया की जूनियर स्प्रिंटर है नंबर 1 लेवल की, जिन्होंने हु डैश द नेशनल रिकॉर्ड, तो नेशनल रिकॉर्ड्स उनके पास में ना, उनके नाम पर है, तो हु होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड्स। कीप्स नहीं होता, रखा नहीं हुआ, प्ले नहीं, वो खेलती नहीं है उसके साथ में, गेट्स उनको मिलता नहीं है, उनके पास है, होल्ड्स अ नेशनल रिकॉर्ड, वन द गोल्ड इन फेडरेशन कप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई एम थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम, तो आप सोच रहे हैं कि आप कल छुट्टी लेंगे और घर पे रहेंगे, तो आई एम थिंकिंग या आई थिंक दैट टुमारो, आई एम थिंकिंग भी हो सकता है, आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग लीव टुमारो होगा, बट उसमें पूरा स्टेटमेंट ही चेंज कर देंगे। आई हैव थॉट दैट टुमारो आई एम टेकिंग लीव एंड स्टे एट होम, इनकरेक्ट हो रहा है। आई हैव थॉट टुमारो आई एम टेकिंग, इनकरेक्ट हो रहा है। आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।